हमेशा ये सरकारों को भी मानना चाहिए और दलों पार्टियों को भी मानना चाहिए कि जनता ही प्रमुखता से राजनीति का चयन करता और नेता का चयन करता या नेता को बनाने का आधार जो है वो जनता है। तो परिवार ने हमें, निवाड़ी विधानसभा के पूरे परिवार ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और बिल्कुल हमें लगा कि बहुत वो समय बहुत दूर नहीं है और जल्दी ही निर्णय के रूप में और जनता के बीच में, परिवार जनन के बीच में जो आज है कि रोशनी कितने से रोशनी बिखेरवे को काम कर रही। लेकिन भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है माओ सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार पे आज हमारे संग हैं बुंदेलखंड की युवा नेत्री रोशनी यादव जी, जो फिलहाल चुनावी तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन कितने से कर रही, जगह भी तय है, लेकिन कौन पार्टी से कर रही है अब हमें भी नहीं पता। वही शायद आज बता देवें। रोशनी जी राम राम बुंदेली बौछार पे। राम राम बच्चे, राम राम पहुँचे जी। बताओ, आपके चुनाव की तैयारी तो हो ही रही जी, और लेकिन कौन पार्टी से हो रही को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं, कन्फ्यूज़न बहुत ही जल्दी उचित समय आने पर कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा और मुझे लगता है जो जनता की आवाज़ है निवाड़ी विधानसभा से, रोशनी का जो है निर्णय भी उसी तरफ जाएगा जी। लेकिन निवाड़ी को अंधियारों रोशनी दूर करें तो कितने से दूर करें? मतलब कांग्रेस से दूर करेंगे, भाजपा से दूर करें? मतलब जो आपके समर्थक हैं वे भी तो कन्फ्यूज हैं। नहीं, वे कन्फ्यूज़ नहीं है, उनने हमें दिशा दिखावी को काम करो और बहुत अच्छा काम करो। हम उनको धन्यवाद दे वो भी चाहो कि उन्होंने सही समय पे, हम जब क्षेत्र में जा के घूम के और जो उनसे विचारन को आदान प्रदान भाव, तो परिवार ने हमें, निवाड़ी विधानसभा के पूरे परिवार ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और बिल्कुल हमें लगा कि बहुत वो समय बहुत दूर नहीं है और जल्दी ही निर्णय के रूप में और जनता के बीच में, परिवार जनन के बीच में जो आज है कि रोशनी कितने से रोशनी बिखेरवे को काम कर रही। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में हती, अभी भी आपने भाजपा छोड़ी नहीं है। कमलनाथ जी के संग आपकी फ़ोटो आ चुकी हैं, आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं, तो मतलब कन्फ्यूजन को दौर तो है ही है। नहीं, देखिए, ये तो क्या होता है, स्वाभाविक होता है और मैं हमेशा राजनीति मुझे लगता है कि हम बड़ों से मार्गदर्शन लेके करते हैं और परिवारों में भी अमूमन आपने ये देखा होगा कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों का मतभेद होना चाहिए पर हमें मनभेद किसी से भी नहीं रखना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ, चाहे कोई भी दल हो, मैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मार्गदर्शन लेती हूँ, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन उनके सारे नेताओं से बहुत अच्छे ताल्लुक थे। तो ये क्या होता है कि हम जब भी कोई भी शीर्ष नेतृत्व, हम किसी के सानिध्य में बैठकर और किसी से मार्गदर्शन लेने का काम करते हैं, तो ये हमारी बेहतरी के लिए अच्छा है, क्षेत्र की बेहतरी के लिए अच्छा है और बड़ों के सानिध्य में हम किसी से भी मार्गदर्शन लेने जाएं तो ये बहुत ही उचित है। तो कमलनाथ सर के साथ फ़ोटो वायरल होना या किसी और के साथ वायरल होना, मुझे लगता है ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी जब इस तरह के सानिध्य में कोई काम करता है और कोई पिता तुल्य मान के अगर उनसे मार्गदर्शन लेना जाता है, और ये तो हमारे परिवार के पारिवारिक ताल्लुक़ रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और मुझे लगता है बहुत ही उचित समय आने पर और ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी में मैं लगातार हूँ। आप मुझे लग रहा है 2016 में मैंने ज्वाइन किया था और तब से बिल्कुल कहते हैं कि ग्राउंड पे, क्षेत्र में और वहाँ निवाड़ी में एक महिला सशक्तिकरण का ये आपकी बहन एक उदाहरण बनी है। इस बात को आप सब भी जानते हो और पूरा बुंदेलखंड और निवाड़ी का क्षेत्र भी जानता है कि जिस स्तर पे जाके कार्य करना चाहिए, ग्राउंड वर्क करना चाहिए, वो मैंने किया है और मेहनत से ही आज रोशनी ने अपनी रोशनी की चमक छोड़ पाई है। तो जब पृथ्वीपुर भी देखते आए हैं, तो उपचुनाव के दौरान और ऐसे जो भी चुनावी मौके आए हैं, तो पार्टी की तरफ से एक महिला सशक्तिकरण का दौर जो आगे बढ़ाने का है, तो मेरा बस इतना है कि जिन वादों के साथ या जो बातें रखी जाती हैं, क्योंकि देखिए हम बहुत ही सरल और ईमानदार कार्यकर्ता होने का पक्ष रखते हुए हम ज़मीन पर काम करते हैं और जब एक महिला सशक्तिकरण का अगर उदाहरण हम बनते हैं तो हमें भी मजबूत होना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी बनती है, क्योंकि हमें लाखों लोग, हज़ारों बहनें आशाएं देखती हैं कि एक बहन रोशनी के अगर हाथ मजबूत होते हैं तो उससे 1000 बहनों का घर बसता है या 1000 बहनों की आंखों में रोशनी की चमक आती है, तो वो हमें झकझोरती है, वो व्यथित करती है, चिंतित करती है। इसलिए हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है
और जब ऐसे निर्णयों को पार्टियां जब दरकिनार करती हैं, आप सबको वो दृश्य याद होगा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी मेरे घर पर भी आए थे, उनके साथ मैंने एक दो सभाएं भी की और आम सभा में भी उन्होंने इस बात को रखा है कि रोशनी बहुत अच्छी नेता है। तो अगर उन्होंने जनमानस में इस बात को रखा है और माना है और अगर कोई वादा किया है, तो मुझे लगता है कि जब मुखिया का शीर्ष नेतृत्व अगर वादा करता है और लाडली बहनों की इतनी चिंता करता है, तो ये रोशनी लाडली बहन को भी नहीं भूलना चाहिए, इस बेटी को भी उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बेटी अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है। इस बेटी से जो लाखों बहनों की आशाएं जुड़ी हैं, उस बुंदेलखंड की, उस निवाड़ी जिले की, इसलिए ये आपसे हाथ मजबूत करने के लिए ये प्रयास कर रही थी, आपसे आपका आशीर्वाद मांग रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, पर वो लगातार उसको नज़रअंदाज करना कि अगर आप किसी तरह की स्कीमें चला रहे हैं तो उसमें किस प्रमुखता से महिला शक्ति एक जो है एक साधारण सा एक कार्यक्रम हुआ था, वो है बहनाओं को सशक्त करने का, लेकिन उसमें मंच पर या कहीं भी किसी दीर्घा में कोई भी दल हो तो वहाँ कितनी बहनें उपस्थित रहती हैं, या जिस प्रकार से पार्टियां आरक्षण देने की बात करती हैं, ये खुद मतलब मेरे मीडिया कर्मी भाइयों से भी ये कहना है सभी से कि आप देखें कि जिस 50% आरक्षण देने की बात करते हैं, क्या मंच पे वाकई कहीं भी किसी भी धरातल में क्या बराबरी में उतनी महिलाएं सशक्त होकर क्या हमें सामने दिखाई देती हैं, नजर आती हैं? और इन सब के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? अगर हम अपनी स्पष्टता से बात रखते हैं, वाक्पटुता के साथ और सच्चाई के साथ, तो हम गलत नज़र आते हैं, हम बागी नज़र आते हैं। तो मुझे वो बागी होना मंजूर है अगर अपनी स्पष्टता और अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए, क्षेत्र की ज़मीनी आवाज़ को उठाने के लिए अगर मैं अपनी बात को स्पष्टता से रखती हूँ और मुझ पर अगर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो अपनी पार्टी से बागी हो रही हैं, उनके बागी तेवर हो रहे हैं या इस मिजाज के हो रहे हैं, तो मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व हम जैसे कार्यकर्ताओं से वादा करता है और उस वादे को अगर नहीं निभाते तो फिर हम और आप तो बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हैं, और हम जिन लोगों से जो वादा कर देते हैं तो उस वादे को हम कैसे निभाएंगे? हम किसी के साथ झूठे साबित नहीं हो सकते। और मेरा प्रयास हमेशा ये है कि मैं अपनी ताकत और मजबूती पे, आज रोशनी ने अपनी खुद की ज़मीन पर मेहनत करके, गांव-गांव जा कर के, बहनों का संबल बना करके, किसानों की आवाज़ उठा करके खुद को मजबूत बनाया है, उनके बीच में रह के, उनके सुख दुख में शामिल होकर के खुद को मजबूत पाया है, और उन्होंने ही मुझे वो ताकत दी है लड़ने की, बोलने की। तो जब तक उनका आशीर्वाद मुझ पर है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मैं रुकने वालों में से तो नहीं। आपने स्वीकार कर ली कि आप भाजपा से बागी हो गई? नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं, मैं तो लगातार इन शब्दों को सुन रही हूँ कि अमूनन क्या होता है कि या तो नेता बोल नहीं पाता है, बोलने का तात्पर्य इस बात से कि जब आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते या अपने नेतृत्व की बात नहीं कर सकते, तो आप जनता के हित की क्या बात करेंगे? और अमूनन मैंने ये देखा है पार्टियों में, उन्होंने कहा अरे हम कुछ बोलेंगे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व नाराज हो जाएगा, हमको टिकट नहीं देगा, हमको आगे ये पद नहीं देगा। तो मैं ऐसे टिकट और ऐसे पदों को मैं साइड रखती हूँ। अगर मैं जनहित की बात को पूरी स्पष्टता और सच्चाई के साथ अगर नहीं रख सकती, तो रोशनी जैसा जनप्रतिनिधि होना या अन्य जनप्रतिनिधि होना बेकार है। नहीं, लेकिन जब अब आखिरी कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी को हतो में आप हती मंच पे, और ई के बाद से आप भाजपा के सब सिंबल आपने अपने सोशल मीडिया उसे हटा दे, तो अब इंतजार की चीज़ को है? चुनाव को 4 महीना बचे हैं, आपको भाजपा से टिकट मांग रही हैं आप, या कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं, या निर्दलीय लड़ रही, तो इंतजार की चीज़ को है? देखिए, मैंने चुनाव लड़ना तो लगभग हर जगह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव मैं लड़ूंगी, और जो भी इस बेटी को सम्मान देगा, हमारी विधानसभा का मान सम्मान रखेगा, क्योंकि निवाड़ी विधानसभा का मैंने डिक्लेयर किया है कि निवाड़ी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी। और जिस प्रकार से जनता और पूरे परिवारजन ने जब ज़िला पंचायत में भी लड़ी, तो मुझे ये कहने में कतई कोई ऐतराज़ नहीं है कि उस पूरे चुनाव में बहुत ही ताकत के साथ मेरा विरोध किया गया, और जितनी ताकत लगाई जा सकती थी नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, पूरा प्रयास किया गया मुझे हराने का। लेकिन मैं जनता का और उन परिवारों का, पूरे क्षेत्र का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 8,000 के करीब की जीत दिलाई, और उसी विश्वास और उसी आशीर्वाद के साथ मैंने निवाड़ी विधानसभा की इस बात को स्पष्ट किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और ये बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में ये स्पष्ट होने ही वाला है कि मैं किस पार्टी का दामन थामूंगी या किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि चुनाव लड़ना तय है। और इस बात को स्पष्टता से रखा मैंने कि चुनाव लड़ना
करना है, तब ये कयास लगाए जाने लगे कि वो कांग्रेस से टिकट लेंगी, वो बीजेपी से लेंगी, उनको नहीं मिलेगा तो इस पार्टी से। तो देखिए, अपने आप लोकतंत्र में हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपका मन है और जनता का, परिवार का, सबका आशीर्वाद है कि आपको चुनाव लड़ाना है, तो आपको उनके हक, अपनी लालसा, अपना स्वार्थ आपको साइड में रखना पड़ेगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनको आपको परखना है और मुझे खुद को परखना है। जी। नहीं, लेकिन फिर अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा करे, पृथ्वीपुर के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने आपसे संपर्क करे तो आप नहीं गई, आपने पार्टी को संग दो, भाजपा जीती। निवाड़ी में भाजपा के सिटिंग विधायक हैं, पृथ्वीपुर में भाजपा के सिटिंग विधायक, भाजपा में तो कोनो गुंजाइश लग नहीं रही कि है अभी कोई गुंजाइश? देखिए, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हम अपनी मेहनत कर रहे हों, और हमेशा ये सरकारों को भी मानना चाहिए और दलों, पार्टियों को भी मानना चाहिए कि जनता ही प्रमुखता से राजनीति का चयन करता और नेता का चयन करता, या नेता को बनाने का आधार जो है वो जनता है। और वही जनता सर्वोपरि है। जो एक सबसे अच्छा व्यक्तित्व और सबसे अच्छा नेता का चयन वो होता है जो जनता के द्वारा निर्दलीय बनकर के नेता मजबूती से खड़ा होता है, क्योंकि उसमें किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता और वो जनता ही चुनती है। आज अगर कोई सरकारें बैठी हैं तो जनता वोट कर रही है, तब सरकार बैठी है। कल जनता ही तय करेगी किसको बैठना है, किसको बनना है। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं जनता को सबसे पहली प्रमुखता देती हूँ, और वो जो मेरे लिए तय करेंगी या जो मेरे सामने विचार रखेंगी कि दीदी ये निर्णय आपको लेना है और ये आपके लिए उचित है, मैं उनको सर्वोपरि मानकर ही वही निर्णय तय करूँगी। तैयारी तो आप पिछले 5 साल से ऐसी बात कही जा रही थी कि पृथ्वीपुर से कर रही थी, 18 में भी आप पृथ्वीपुर से टिकट मांग रही थी, फिर निवाड़ी काय शिफ्ट हो गई, यही वजह से तो शिफ्ट हो गई आपके? पृथ्वीपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट तय है तो निवाड़ी में खाली है, भाजपा के तो दो ही पहले से पक्के हैं। नहीं, इसका विषय तो खैर ये नहीं था। ये जो भी कयास हैं वो अच्छे हैं, लेकिन चूँकि पृथ्वीपुर से तैयारी मैं करती रही हूँ और लंबा समय भी हो गया मुझे, लेकिन जब जिला पंचायत और ये सरपंचों के जब चुनाव आए तो नेगवा, चूँकि जो मेरा गांव है टैनीपुरा, वो निवाड़ी विधानसभा में आता है और वहाँ से 4 किलोमीटर पृथ्वीपुर है। तो वार्ड नंबर 6 महिला सीट आरक्षित हुई, तो उस क्षेत्र का मन था कि दीदी आपको राजनीति में रहना है और करना है, तो कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं भी इस बात को स्वीकारती हूँ कि कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, जनप्रतिनिधि होना महत्वपूर्ण होता है। तो उस जिला पंचायत का जब फॉर्म भरा गया और जब उस क्षेत्र के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला, तो वो मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक था। और उनका जो प्रेम मिला, उसके बाद जब उन लोगों का आभार व्यक्त करने गए तो उनके द्वारा जो मुझसे एक वादा लिया गया कि दीदी हमने इतना बड़ा प्रेम सम्मान आपको दिया है, तो क्या आप हमारे लिए खुद को इतना समर्पित कर सकती हैं कि आप निवाड़ी विधानसभा छोड़ करके ना जाएं। तो मैंने उनसे जो वादा किया है, उस वादे को निभाने के लिए मैंने पृथ्वीपुर का बलिदान किया है और मैंने निवाड़ी विधानसभा का हाथ थामा है, क्योंकि मेरे परिवारजनों से मैंने वादा किया और जिला पंचायत में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जीत दिलाई है। तो इस कारण से मैंने निवाड़ी विधानसभा का चयन किया, बाकी और कोई विषय नहीं है। निवाड़ी विधानसभा का आपने चयन करे, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कही कि निवाड़ी में जब आप जो है जिला पंचायत को चुनाव लड़ी तो बहुत सारे लोगों ने साजिश रची, आपको हरावे की कोशिश करी, बड़े बड़े नेताओं। तो ये बड़े बड़े नेता तो भाजपा ही में हैं। अब वो अगर भाजपा के हैं और किसी के भी हैं, क्योंकि नेता तो नेता होता है और नेता कहीं भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो इस तरह की मानसिकता है, ये मानसिकताएं लोगों को ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई किसी का विरोध करता है और विरोध के बाद किसी की इस तरह की जीत होती है, तो उनकी समझ में ये आना चाहिए कि जिसके पक्ष में जनता खड़ी हो, जिसके पक्ष में जनाधार हो, तो उसको हराने वाला कोई नहीं होता, उसको मिटाने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा और आपके द्वारा की हुई मेहनत और परिवार के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद अगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर आपके विरोधी तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और मैं मानती हूँ कि अगर ऐसे नेता और ऐसे विरोधी अगर बार बार मेरा विरोध करें और मुझे इतनी अच्छी जीत दिलाएं, तो मैं बिल्कुल खुश होकर के उनको आमंत्रण दूंगी कि बार बार मेरा विरोध करें और इसी तरीके से विरोध करें, ताकि अब विधानसभा में भी कम से कम मैदान में उतरूँ तो 80,000 से मेरी जीत हो। विधानसभा में आपकी जीत हो जैसो आपको क्या बोले, लेकिन जी तरीके से पिछले कछु दिनों में आपकी जो तैयारी रही है, वो तैयारी में बागेश्वर महाराज की भी एंट्री वही धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कई के 2 आपने कार्यक्रम कराए, वे भी राजनीतिक मकसद से कराए। देखिए, क्या है कि जिनको घर बैठे कोई काम नहीं है या जो कुछ कराने में सक्षम नहीं है, चाहे धर्म या हिंदू सनातन की हम बात करें
धर्म की अलग जगाने की बात करें, सही दिशा दिखाने की बात करें, तो अमूनन उनकी ज़ुबां पे, क्योंकि अभी भी भारत की ये स्थिति है कि 100% में से 40% लोग बैठ के केवल चुगली करने का और बहस करने का काम करते हैं, जी काम नहीं है। तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि ये कयास स्वाभाविक है, चूँकि आप राजनीति में हैं, आप नेता हैं, तो कुछ और तो कहा नहीं जा सकता। उसमें यही कहा जा सकता है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे राजनीतिक हैं। तो मैं पूरे निवाड़ी ज़िले में जो ये कहने वाले हैं, मैं उनको खुद ये पूछना चाहती हूँ कि निवाड़ी ज़िले में दिव्य दरबार का कार्यक्रम हुआ, ओरछा में संत सम्मेलन कार्यक्रम हुआ, मेरी द्वारा भजन संध्या हुई, उन दोनों कार्यक्रमों में, और पूरा निवाड़ी ज़िला इस बात का गवाह है कि मैंने कोई पॉलिटिकल भाषण दिया हो, अगर एक भी लाइन इस बेटी ने, इस रोशनी बहन ने अगर कोई भी एक पॉलिटिकल लाइन उस मंच से रखी हो, मैंने सिर्फ उस मंच से महाराज जी को बुला करके केवल धर्म ध्वजा का पंचम फहराने का कार्य किया है। और इस बार ओरछा वो कार्यक्रम करने का मकसद भी ये था, चूँकि पॉलिटिकल है, कि ओरछा राम राजा की नगरी, पर्यटन नगरी है, और जहाँ पे राजा विराजित हों, राम राजा विराजित हों, और वहाँ पे अगर हमारी प्रजा परेशान हो, दुखित हो, और वहाँ पे राजा विराजित हो, तो ऐसे राज्य में रहने का क्या मतलब। अगर मैंने वो कार्यक्रम किया है और पर्यटन है जिसमें वर्ल्ड टूरिज्म में जिसका नाम लिखा है ओरछा का, क्या आपको आज नज़र आता है वहाँ पे कि उस तरह के ओरछा राम राजा नगरी को उस तरह का माहौल दिया गया है। तो वो कार्यक्रम करने का माध्यम ही यही है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करें और पर्यटन बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही किए जा सकते हैं, क्योंकि वो राम राजा की नगरी है। और मैं चाहती तो वहाँ मैं दिव्य दरबार करा सकती थी, पर मेरा इतना विवेक काम करता है कि जहाँ राम राजा का दरबार ऑलरेडी लगता है, तो वहाँ मैं दूसरा दरबार नहीं लगा सकती। ये मेरे विवेक ने काम किया। मैंने वहाँ संत सम्मेलन का आयोजन किया, और वो संत सम्मेलन भी इस बात का गवाह है कि आज तक किसी ने इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जिसमें संतों, आपने देखा होगा पालघर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें संतों का इतना अपमान किया गया, और हम खुद चीख चिल्ला करके कहते हैं जब विदेशों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं कि हमारी हिंदू और भारत की संस्कृति सनातन है। तो आप सनातन का परिचय कैसे देंगे जब तक आप इस तरीके के कार्यक्रम नहीं कराएंगे या हम धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज सावन सोमवार कल से प्रारंभ हो रहा, मैं सबको सावन सोमवार की आपके चैनल से शुभकामनाएं दूंगी। शिव जी को लोग अपना आराध्य मानते हैं, और बहुत लोग शिव जी की परिकल्पना कैसे करते हैं, देखिए क्या दृश्य दिखाते हैं कि शिव जी भांग पीते, शिव जी के नाम पे भांग पीते, नशा चरस गांजा, ये युवाओं ने प्रवृत्ति अपना ली है कि वो तो शिव जी करते हैं। क्या आपने कभी शिव जी को स्वयं देखा है चरस गांजा पीते हुए, या वो शिव जी का जो मन है भक्तों को लेकर या किसी को लेकर के, तो वो हमें एक मार्गदर्शन देते हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि भक्त के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, शिव जी विष पीते हैं, क्या कोई विष पी के अपने आप को शिव जी के हवाले कर दे। चरस गांजा और आप भांग तो अपनाते हैं कि शिव जी कहते हैं पीने के लिए, तो शिव जी अगर विष पीते हैं तो क्या आप विष पी पाओगे। शिव जी केवल ये संदेश देते हैं कि मेरे भक्त में जितनी भी बुराइयां हैं, आप आकर के सारी बुराइयां मेरे ऊपर उड़ेल दो, विष के स्वरूप मैं उसको ग्रहण कर लूँगा, लेकिन आप किसी बुराई के मार्ग पर ना भटकें। और कोई युवा शिव जी को लेकर के ये भ्रांतियाँ पैदा ना करें। शिव जी का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, लेकिन हम उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ये आपके विचार करने, ये उनको कौन बताने जाएगा। अगर हम धर्म को लेकर के और राजनीति में अगर हम धर्म को प्रवेश नहीं कराएंगे, तो आज जिस तरीके से राजनीति में जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बुराइयां, ये जो इस तरह की चीज़ें जन्म ले रही हैं, और इन सब चीज़ों की चरम सीमा बढ़ती जाएगी। आप इसको कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आप लॉटरी लगाते रहिए, आप फ्री का कुछ भी देते रहिए, लेकिन आप किसी को बिल्कुल बेसहारा और कहते ना हैंडीकैप बना देंगे। लेकिन आप तो ये कह रही हैं कि जो है आपने कौन पॉलिटिकल बात नहीं करी, लेकिन महाराज जी तो कह गए कि रोशनी की अर्जी सैंक्शन, विरोधियों को टेंशन। तो बात तो मैसेज तो देखिए, उनके चरणों में तो हर कोई अर्जी लगाता है, और बागेश्वर धाम अर्जी लगाने जाता है, या जहाँ पे भी उनका दरबार लगता है तो वो अर्जी लगाने जाता है। तो मैंने भी ये अर्जी लगाई कि हे राम राजा, अगर मैं इस विधानसभा की संरक्षक के रूप में और एक सच्ची जनसेवक बन सकती हूँ तो मेरी अर्जी स्वीकार करिएगा। और उनके भाव से अगर ये शब्द निकल कर आए हैं तो मैं उन भावों का सम्मान करती हूँ, और मुझे लगता है मेरी निवाड़ी विधानसभा भी सम्मान करेगी, क्योंकि उनको तो देश विदेश उनकी सब उनकी अर्जी को स्वीकारते और उनकी बात को मानते हैं। तो अगर वो इस तरह का कोई वक्तव्य दे के गए हैं
और कह के गए हैं तो वो उनका आशीर्वाद है। और राम राजा की नगरी में भी उस दिन आप देखें कि मौसम इस कदर था, लेकिन उन्होंने खूब आशीर्वाद और कृपा बनाई कि बिल्कुल उस दिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और राम राजा का इतना आशीर्वाद रहा कि जो है बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम हुआ। और सारे संत जितने भी उपस्थित थे उन सब लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया इस बात के लिए कि आज तक किसी ने इस परंपरा को जन्म नहीं दिया ओरछा में, जबकि ये पर्यटन नगरी है, ये राम राजा की नगरी है। और राम राजा की नगरी को अगर आपको पवित्र बनाना है और अच्छे मार्ग में ले जाना है, वहाँ रहने वाला हर युवा, हर माता पिता को अगर सही मार्गदर्शन दिखाना है और उसको पूरा हमें नशे की गिरफ्त से या अन्य बुराइयों से और उसको बिल्कुल पवित्र नगरी और राम राज्य के रूप में गढ़ना है, तो मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम मैं हमेशा कराती रहूँगी। अगर जिन्हें राजनीतिक कयास लगाने हो वो लगाते रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल कि इतने दिनों में भारतीय जनता पार्टी जब से थोड़े बहुत आपके बागी तेवर दिखाई दे, किसी बड़े नेता ने, जिला स्तर, प्रदेश स्तर के नेताओं ने आपसे बात करने को प्रयास नहीं करी? बिल्कुल कर रहे हैं सब, और सबका समझाना ही होता है, चूँकि बड़े हैं सब समझाते हैं। पर मेरा सबसे यही कहना है कि रोशनी चुनाव लड़ेंगी और मैं इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हूँ, ना मैं पीछे हटूँगी और ना मैं उन लोगों में से हूँ कि आज मैं कुछ कहूँ और कल मैं कुछ कहूँ। तो चुनावी मैदान में रोशनी यादव उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी। जनता का आशीर्वाद होगा, बिल्कुल मैदान में उतरेंगे और जो वो तय करेंगे वही रोशनी यादव तय करेंगे। लड़ेंगी भाजपा के साथ या भाजपा के बिना? अभी दोनों ऑप्शन खुले हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी बस आपको पता लग जाएगा और मैं आपके चैनल से ही उसको उजागर कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी यादव, जो निवाड़ी विधानसभा से तय कर चुकी हैं कि चुनाव लड़ें। यहाँ पे जो तय नहीं है कि कौन सी पार्टी से लड़ें, हालांकि तय उनके मन में है, बता नहीं रही, और जो है जल्दी ये बात को भी खुलासा करें। और विधानसभा की जो चुनावी जंग है वह अब और धारदार हुई है, क्या कि धीरे धीरे समय नज़दीक आए और युवा राजनीति में जब आएँ तो वे की तरीके को बड़ो बदलाव ले आएँ, जो भी देखने वाली बात है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार कराने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।